हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे और आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज रहती है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर नोट्स फॉर यूपीएससी CSE। सो आज इसी चीज पर हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के लिए अगर हमें नोट्स बनाने हो तो हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस ये है कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस में दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत शानदार नोट्स जो हैं वो बनेंगे। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यूपीएससी CSE के लिए नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, ये है विषय। अब इस पर पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, फिर कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उसके लिए जरूरी है कि आप सीरियसली आप इसको देखें, समझें और जानें कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि जब आप पढ़ाई करना शुरू करें, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमें यूपीएससी के सिलेबस के बारे में ही नहीं मालूम है। तो हमें यूपीएससी के सिलेबस की अच्छी खासी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। इस चीज का हमको ख्याल रहे हमेशा, क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम तो है, और फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सही दिशा में तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले तो यूपीएससी के सिलेबस को अच्छी तरह समझें। तो सबसे पहला स्टेप नोट्स बनाने से पहले आपका होना चाहिए कि जो यूपीएससी CSE के लिए जो सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस को सबसे पहले समझें। और ये समझने के लिए आप क्या करना है, आपको इसके लिए आप दो तरीका अपनाएंगे। पहला तरीका है कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन जो आते हैं, नोटिफिकेशन, उनको पढ़ें और उसमें जो सिलेबस वाला पाठ्यक्रम वाला जो हिस्सा है उसे पढ़ें, पाठ्यक्रम। और ये पाठ्यक्रम वाला जो हिस्सा है दोनों तरीके के लिए, मतलब प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए आपको पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के बाद दूसरा स्टेज जो आपको अपनाना है वो है विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, जिसको हम लोग शॉर्ट में PYQs बोलते हैं। ठीक है, PYQs। अब ये भी दो स्तर पर होंगे, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ये दोनों के लिए आपको पहले तो देखना है, और मैं कहूंगा कम से कम 5 साल। ठीक है, 5 साल के PYQs आपको देखने हैं दोनों स्तर पर। ठीक है, इसको तो कोई एक भी देख लोगे तो काम चल जाएगा। तो 5 साल कम से कम। और साथ ही साथ जो ऑप्शनल विषय है, ऑप्शनल जो विषय आपका है, उस ऑप्शनल विषय के लिए भी आपको यही फॉर्मूला अपनाना है। और इसके बाद ही आप पढ़ाई करना शुरू करें। यह चीज पढ़ाई से पहले कर लेनी है। बहुत साफ साफ मैंने आपको लिख करके बताया कि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई करने से पहले कर लेनी है। अब आप सोचेंगे कि सर इसको करने से क्या लाभ है, इसको करने से फायदा क्या है। ये जो प्रोसेस आपने बताया है, इसका नोट्स से क्या लेना देना है। इसका नोट्स से लेना देना यह है कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते समय ये आपको रिकॉल कराएगा, ध्यान दिलाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण क्या है और किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण है, क्या और कैसे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स जो है वो बना पाएंगे।
आपके समझ विकसित हो जाएगी कि किसी टॉपिक पर कितनी गहराई से हमें पढ़ना है और उसके नोट्स हमें कहां तक बनाने हैं, किस गहराई तक हमें उसके नोट्स जो है वो बनाने होंगे। तो ये चीज आपकी अपने आप विकसित हो जाएगी। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम जो है वो टाइम इन्वेस्ट करना है आपको थोड़ा अपने सोर्स पर, स्रोत, जो आपकी पढ़ाई के स्रोत हैं उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये सारा काम पढ़ाई शुरू करने से पहले करना है। तो जितने भी विषय हैं, सभी विषय या सभी टॉपिक के लिए, हर एक विषय में अपने अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए आपको स्रोत खोजने होंगे। ठीक है। अब अगर आप स्टडी आईक्यू के कोर्सेज से जुड़ते हैं, जो कि 3 तरीके से आपको मिल सकते हैं। हिंदी के लिए प्योर हिंदी, इंग्लिश के लिए प्योर इंग्लिश, और एक मिक्स्ड है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, हिंदी अंग्रेजी मिक्स जो है रहेगा। इन तीनों शैलियों में आपको कोर्सेज जो है वो उपलब्ध हैं। अगर आप इन कोर्स से जुड़ जाते हैं तो अपने आप में यही स्रोत हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे? स्रोत हो जाएंगे। फिर आपको किसी अन्य स्रोत में भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दूसरे सोर्स में भटकने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप स्टडी आईक्यू से नहीं जुड़े हैं और आप स्वाध्ययन कर रहे हैं, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं या स्वाध्ययन कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तो आपको टॉपिक्स जो सोर्सेज है वो खोजने पड़ सकते हैं। जैसे प्रमुख विषयों में अगर आप देखें तो भाई देखिए, प्रमुख विषय तो सारे हैं, लेकिन फिर भी इतिहास, भूगोल, ठीक है, जो राजव्यवस्था है, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी, तो ये जो प्रमुख विषय हैं, इन सब के लिए एक तो आपको इनके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा स्टैंडर्ड बुक्स। बेसिकली स्टैंडर्ड बुक्स का कोई ठप्पा तो होता नहीं है, लेकिन जो प्रचलित किताबें हैं उन्हीं को हम स्टैंडर्ड बुक्स मान लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बुक्स में एक जो पोर्शन आ सकता है वो आपका एनसीईआरटी आ सकता है। एनसीईआरटी आ सकता है। एनसीईआरटी कभी नहीं कहता कि हमको पढ़ करके आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद होती हैं वो। तो एनसीईआरटीज हो सकती हैं इन विषयों की, या फिर आप राज्य स्तर की भी बुक पढ़ रहे हैं तो चलेगा, मतलब होनी चाहिए ठीक ठाक ये चीजें। दूसरा ये है कि कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें होती हैं जो आपको मार्केट में मिलती हैं। ये आपको पर्सनली मतलब अगर आप बात करेंगे तो ही मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूं, या फिर सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो स्टडी आईक्यू की बुक्स हैं, स्टडी आईक्यू जो है, स्टडी आईक्यू की 18 किताबों का सेट है। 18 किताबों का सेट है। 18 किताबों का सेट, ये सेट आप परचेज कर लेते हैं तो आपको फिर कोई दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। एनसीईआरटीज के लिए भी आप चाहें तो 5 बुक्स का सेट है। 5 बुक्स का सेट है स्टडी आईक्यू के पास में। ये 2 चीजें परचेज कर लीजिए, बस उसके बाद आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपल सी बात है। बट बात बाकी जो है क्या है कि अगर बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में जाओगे तो यार मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग, मतलब सारी चीजें आपको अलग अलग किसी से पूछनी पड़ेंगी। फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी 10 तरीके की किताबें देखने को मिलेंगी, तो उससे कोई लाभ नहीं है। और जहां जो स्टडी आईक्यू के पास में जो किताबें हैं, हम सब जानते हैं कि उसमें एक तमाम सारी जो प्रसिद्ध किताबें और एनसीईआरटी और जो दूसरे राज्य स्तर की जो बुकें हैं, उन सब बुक्स जो हैं उनका सबका विधिवत निचोड़ उसमें मौजूद है। तो बेहतर है कि आप स्टडी आईक्यू की बुक्स परचेज कर लें। अदरवाइज जो भी आपको मतलब स्टैंडर्ड बुक्स अलग से कोई पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये जरूर अपने ये सब चीजें नोट्स बनाने से पहले करना है, मैं आपको बता रहा हूं। अब दिक्कत ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब की तो स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाती हैं। फिर दिक्कत आती है कि जैसे करंट अफेयर्स है, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है,
निबंध है, इन सब के लिए फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहां सब आपको 18 किताबों के सेट में सब कुछ मिल जाएगा, बस सिंपल सी बात ये। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली कि नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। नोट्स बनाने के आप सीधे आ जाते हैं तरीके में। नोट्स बनाने का तरीका अब ये समझ लो। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पीछे जो मैंने आपको स्टडी आईक्यू का नाम लिया तो उसमें आप अपना प्रचार कर रहे हैं। बात प्रचार की नहीं है, बात यह है कि सिंपली इन्वेस्ट तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आप किताबें खरीदेंगे, चीजें करेंगे। तो भटकाव वाली चीजों से बचने के लिए मैंने आपको चीजें बताई। बाकी आपके ऊपर है, आप चाहे स्टडी आईक्यू की बुक्स लें, चाहे कहीं और कोई भी बुक्स लें, ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू टोटली यू। तो चलिए अब हम लोग नोट्स बनाने के तरीके के तरफ चलते हैं, फॉर्मेट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमको ध्यान रखना है टॉपिक बेस्ड नोट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है टॉपिक बेस्ड नोट्स रखें। टॉपिक बेस्ड नोट्स होने चाहिए आपके। जो आपके नोट्स हो वो हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। मतलब जब आप देखिए नोट्स बनाने का लॉजिक क्या है, क्यों नोट्स बनाते हैं हम, कि जब हमें रिवीजन करने का समय आए तो हम सारी चीजें कम समय में पूरा रिवाइज कर लें। इसके लिए नोट्स की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जब नोट्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी अगर बहुत ही अच्छी तरीके से बाइफर्केटेड वे में सिंक होकर के चीजें बनती हैं, तो तितर बितर, जैसे आप सोचिए कि किसी घर में घुसिए और मान लेते हैं कि उसके यहाँ कोई लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में किसी जाइए और वहां पर तितर बितर किताबें पढ़ी हैं, तो आपको खोजनी पड़ेगी कौन सी किताब कहाँ रखी है। तो किसी लाइब्रेरी में जाइए जहां पर एकदम हर चीज सेट है कि इस लेटर वाली किताबें यहाँ हैं, उस लेटर वाली किताबें यहाँ हैं, इस लेखक की किताबें यहाँ हैं, उस लेखक की किताबें क्या, इस भाषा की किताबें वहां मिलेंगी, उस भाषा की किताबें वहां मिलेंगी, सब चीजें मैनेज्ड हैं, तो आपको खोजने में आसानी हो जाती है। तो आपके नोट्स में टॉपिक्स भी वैसे ही होने चाहिए। ये नहीं कि हिस्ट्री का नोट्स है तो किसी भी जगह पर कहीं पर भी कोई भी टॉपिक चल रहा है, पॉलिटी है तो कहीं भी कुछ भी चल रहा है, तो आपको वो नोट्स बनाने आने चाहिए सिलेबस के अनुसार आप टॉपिक। तो इसमें करना क्या है कि आपका जो सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि अपना सिलेबस पढ़ लें, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक में आपको बांट लेना है और उस टॉपिक को बांट करके उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं। हैब्जार्ड वे में नहीं करना है काम। तो आपके नोट्स होने कैसे चाहिए? नोट्स होने चाहिए बिल्कुल संक्षिप्त और बिंदुवार इस तरीके के नोट्स आपको चाहिए बेटा। ये है नोट्स का तरीका। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ध्यान रखें कि कोई लंबे पैराग्राफ ना लिखें। आप लंबे जो पैराग्राफ आप लिखते हो वो पैराग्राफ मत लिखो। ये पैराग्राफ लिखने से आप बचें, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखेंगे तब तो वो नोट्स नहीं रह जाएंगी, वो तो किताबें बन जाएंगी, और किताबें तो ऑलरेडी आपके पास हैं। तो हमको चाहिए कि इससे अगर हम बचें तो हम बिंदुवार नोट्स बना सकते हैं। तो बिंदुवार नोट्स बनाने में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखें। जो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आ जाती हैं, इन इंपॉर्टेंट डेट्स को आप हाईलाइट करें। और अगर टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर कोई केस स्टडी आती है, तो आप उस केस स्टडी को जरूर वहां पर इंक्लूड करें और हमेशा बुलेट पॉइंट्स बनाने का प्रयास करें। बुलेट पॉइंट्स, इससे क्या होगा, आपके नोट्स बिल्कुल फेयर एंड क्लीन और कंसाइज बनेंगे। इसको बनाने का प्रयास करें, यह आदत डलनी चाहिए आपकी। अब बात आती है कि क्या हम जब नोट्स बनाएं तो उस नोट्स के अंदर हमारे डायग्राम और फ्लोचार्ट इत्यादि होने चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसका जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। क्या कि आप अपने नोट्स में डायग्राम जो है उनका इस्तेमाल करें। जरूरत पड़े तो आप फ्लो चार्ट जो है जरूर इस्तेमाल करें। फ्लो चार्ट, अगर आप डायग्राम और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपके नोट्स बन जाते हैं। खास तरीके से अगर हम देखें तो खास तरीके से ये चीज जो आपका भूगोल है, पर्यावरण के विषय हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनमें आपको इसकी आवश्यकता बहुत अच्छी तरीके से निश्चित तौर पे पड़ती है।
अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब इसको ध्यान में रखना है कि अगर हम इसको कोई साइंटिफिक तरीका देना चाहते, मतलब अगर आप डायग्राम और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो बिंदुवार चीजों को नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इसको एक बहुत लॉजिकल वे में कैसे बनाया जाए। लॉजिकल वे में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस जो है उस सिलेबस को की मैपिंग करनी आनी चाहिए। सिलेबस की मैपिंग कैसे की जाती है कि सिलेबस की मैपिंग करने में सबसे पहले तो आपको, जैसे कोई भी यूपीएससी का जो पेपर है, यूपीएससी में जिस जीएस पेपर से रिलेटेड चीजें हैं उसको आप माइक्रो टॉपिक्स में विभाजित कर लें। माइक्रो टॉपिक्स में विभाजित करने के बाद टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लिखें कि ये किस ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है और इससे क्या हमें आउटपुट निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस का माइक्रो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। सूक्ष्म मतलब माइक्रो टॉपिक्स में डिवीजन करेंगे आप, तो माइक्रो टॉपिक्स में डिवीजन करने से लाभ ये होगा कि आप अपने सिलेबस की सूक्ष्मतम समझ तक पहुंच जाएंगे, आपका नोट्स उस समझ तक पहुंचाएगा अपने आप को। आप इसका ऑब्जेक्टिव तय करें कि आखिर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, और इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा जो आउटपुट है, आउटलाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो आउटलाइन एक बार सोचें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आप डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, सपोज दैट डीपीएसपी पढ़ रहे हैं। अब डीपीएसपी जब आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसके फीचर क्या होने चाहिए, इसके फीचर जो है वो क्या होने चाहिए। अगर आपने फीचर्स देख लिए तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। डिफरेंसेस किससे किया, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें क्या डिफरेंस है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। इस तरीके के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ हमेशा यूपीएससी आपसे एक प्रबुद्ध विचार की अपेक्षा करता है, तो जिस टॉपिक को आप पढ़ें वो हमेशा पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों से युक्त होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म जो है इसका, उस क्रिटिसिज्म को, यानी कि जो इसकी आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं को भी आप अपने नोट्स में यहां पर शामिल करें। आप देखें कि इसके जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान आपको पता होने चाहिए। अब ये तो हो गए मेन चीजें, मतलब ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, और मेन ऑब्जेक्टिव की ये हो गई आउटलाइन। अब आपने अगर मेन ऑब्जेक्टिव की ये आउटलाइन तैयार कर ली और नोट्स के सबसे ऊपर लिख दिया है, जहां पर आपने डीपीएसपी बनाना शुरू कर रहे हैं, और डीपीएसपी बनाते समय आपने यहीं पर 2 लाइन में लिख दिया कि इस टॉपिक का ये उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब आपने नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव से मैच कर लें कि यार कुछ चीजें एक्सक्लूड तो नहीं रह गई, कुछ चीजें छूट तो नहीं गई, मिस तो नहीं हो गई। तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, तुरंत ही वहां पर फायदेमंद हो जाएगा। अब अंत में आपको क्या करना चाहिए, इसी में अंत में क्या करें आप, अंत में आप इसी टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज, ये थोड़ा सा खोजना पड़ेगा आपको, ये आप पीवाईक्यूज वहां पर ऐड करें, जो इस बात को पुख्ता कर देगा कि हमने जो काम किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया है। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, ये चंकिंग कहलाता है। मतलब आपने जो भी जानकारी ली है उसको आपने थोड़े थोड़े हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये पहला जो आपका स्टेप है, ये जो चरण 1 है, ये चरण 1 बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने के लिए। जो अंततः आप इस तरीके का नोट्स देख रहे हैं ना, कि हमारा नोट्स जो है वो अंतिम तौर पर संक्षिप्त और बिंदुवार आ जाए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स, केस स्टडीज, बुलेट पॉइंट्स सब शामिल हो जाएं, और एक अच्छा सा फ्लो चार्ट और डायग्राम हम उसमें शामिल कर पाएं। तो उन सब चीजों को करने के लिए आपको ये फ्लो बरकरार करना पड़ेगा, मतलब इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। और उसके बाद आप वो सारी चीजें जो मैंने इसके पहले वाले उसमें बताया उसको आप ऐड करें, फ्लो चार्ट वगैरह इसका बना ले आसानी से। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, और उसमें देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे सोर्स की हम बात करते हैं,
तो हमने कहा कि भाई ये सोर्स होना चाहिए, वो सोर्स होना चाहिए, तो अब हमारे पास सोर्स के रूप में हमारे नोट्स हो गए। ठीक है, तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाने में एक खास चीज का ध्यान रखना है जिसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग मॉड्यूल। प्री टेस्टिंग मॉड्यूल क्या है? प्री टेस्टिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि नोट्स बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको उसकी जानकारी है कि नहीं। मतलब ये नहीं कि पेन कॉपी उठाया और लिखना शुरू कर दिया, वैसा नहीं करना है। आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तभी तो उसके नोट्स बनाएंगे। तो पढ़ने से पहले आप सोचें कि मुझे इस टॉपिक के बारे में क्या आता है। ठीक है, ध्यान रखें, पढ़ने से पहले सोचें इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या आता है। तो पहले तो आप ये सोचें, फिर उसके बाद जब आप ये सोच लेंगे कि हमें इस टॉपिक में ये चीजें आती हैं, तो उसी समय आपको ये पता चलेगा कि हमें ये नहीं आती हैं। तो जो चीजें नहीं आती वही तो आपको पढ़ना है, पढ़ाई में उसको खास तौर से शामिल करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि सिलेबस क्या है। तो आपका दिमाग जो है ना, उसको एब्जॉर्व करने लगता है अच्छी तरीके से। और जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाते समय अब आपने नोट्स तब बना पाओगे क्योंकि आपको मालूम है कि आपने उन चीजों पर फोकस कर लिया है जो चीजें आपको नहीं आती थी। तो अब आगे क्या करना है? अब आपको जो वास्तविक रूप में जो आपका पेपर है, उस पेपर को एक्चुअली डिवाइड कर लेना है कुछ हिस्सों में, इस तरीके से। जैसे ये पेपर है सपोज, तो इस पेपर को आपको क्या कर लेना है? इस पेपर को आपको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। बहुत स्मार्ट तरीका है ये। इसको 2-3 हिस्सों में कैसे डिवाइड किया जा सकता है? आप इसको एक हिस्सा इस तरीके से डिवाइड कर लें। इसका एक हिस्सा जो है बेटे, आप जो है वो इस तरीके से डिवाइड कर लें, ऐसे यहां कहीं पर एक हिस्सा रखें, और एक हिस्सा जो है नोट्स का आप कुछ इस तरीके का रखें। अब देखिए, यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करें। जैसे आप एक हिस्सा यहां पर रख लीजिए और एक हिस्सा जो है वो यहां पर रख लीजिए। ठीक है जी, ऐसे ये कर लीजिए। अब आपकी ये हो गई मेन बॉडी, अर्थात जो है, जो आप नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स में जो भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं, जो भी आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं, जो भी आपको डायग्राम बनाना है, वो सब इस एरिया में करें आप। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा रिवीजन के लिए छोड़ दें। रिवीजन, या इसको हम बोल सकते हैं अपडेशन के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, उस करंट अफेयर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगी। सपोज दैट ये नोट्स जो है आपका डीपीएसपी का एग्जांपल मैंने लिया था, सपोज दैट ये नोट्स आपने डीपीएसपी को लेकर के बनाया है। अब करंट अफेयर्स में कुछ अपडेशन आया डीपीएसपी को लेकर के, तो आपने उसको यहीं पर ऐड ऑन कर दिया। तो आपका जो नोट्स है ये स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स बेस्ड भी हो गया। तो आपका जो नोट्स है ना, ये डायनेमिक शो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लास्ट में ये जो बॉटम है, इसको आप थोड़ा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यहां पर रखिए सारांश। अब ये सारांश वाला जो पेज है, सारांश वाला जो ये लाइन है, ये हर पेज में इस्तेमाल नहीं होगा। ये टॉपिक कंप्लीट जहां पर हो रहा होगा वहां पर इस्तेमाल होगा। लेकिन ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम 1 कर लो, ये कॉलम 2 कर लो। तो कॉलम 1 तो हर पेज में आपका होना चाहिए, लेकिन कॉलम 2 जो है वो नोट्स के अंत में हो। नोट्स जो है, टॉपिक जो है, उस टॉपिक नोट्स के अंत में होना चाहिए, जिससे कि आप उसको सारांश में एकदम बुलेट पॉइंट में लिख सकें कि हमने इसमें डीपीएसपी की परिभाषा है, डीपीएसपी के स्रोत हैं, डीपीएसपी के सभी मुख्य आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपने लिख रखे हैं, कंपैरिजन लिख रखा है। तो ये सारी चीजें आपके उसमें होनी चाहिए। तो 3-4-5 लाइन में जब आप यहां पे सारांश लिख देते हो ना, इसका, इस पूरे के पूरे डीपीएसपी का यहां पर पूरा सारांश लिख देते हो, तो आपका दिमाग बड़ा एक्टिव रहता है कि यार है मेरे पास में चीजें। करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड चीजें रहती हैं, तो आपको भरोसा रहता है कि हमसे जो है, अगर जिस समय एग्जाम हो रहा होगा उसके आसपास की चीजें पूछी आएंगी, तो हम स्टैटिक पॉइंट से करंट को जोड़ करके आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा आप और किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने नोट्स बनाने में? आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर पेज में कोशिश कीजिए कि जिसकी कोई चीज जब आकर्षित करने वाली होती है ना,
तो हमारा उसमें मन लगता है। लेकिन आकर्षित करने के चक्कर में आप उसको लाल हरा नीला पीला और बढ़िया से ऐसे ये नहीं करना है। आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कोशिश कीजिए कि हर पेज में कम से कम एक डायग्राम, कम से कम एक डायग्राम बन सके। और अगर डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो आप वहां पर फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट कोशिश करें। और हर पेज में नहीं बन पा रहा है तो कम से कम हर दूसरे पेज में तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि 2 पेज में आपके नोट्स में कुछ इतनी चीजें जरूर आ जाएंगी जिसके फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे मान लेते हैं कि आप पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फ्लो चार्ट यहां पर बहुत काम आएगा। अब ये नहीं कि लगे पार्लियामेंट की तस्वीर बनाने और स्टेट लेजिस्लेचर की किसी तस्वीर बनाने, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे फ्लो चार्ट बना करके लाइए। कहीं पर अगर मैप की जरूरत पड़ रही है, जैसे आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटी का कोई टॉपिक, पॉलिटी क्या, ज्योग्राफी का आप देखेंगे तो अगर ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहां सब में मैप की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप यहां पर मैप का इस्तेमाल जरूर करें मैप का इस्तेमाल। और कोशिश करें, आप लोग कहेंगे सर हमारी डायग्राम अच्छा नहीं है, हमारी आर्ट अच्छी नहीं है, तो यार थोड़ी सी आर्ट अपनी अच्छी करें, थोड़ा सा मैप बनाना आपको आना चाहिए, थोड़ा सा वर्ड मैप एटलीस्ट बनाना सीख जाएं, इंडिया का मैप जो है बनाना सीख जाएं। तो अब होता क्या है कि जब आप नोट्स यहां पर लिख रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में और उसी में डायग्राम या फ्लो चार्ट को जब ऐड कर देते हैं तो आपका दिमाग जो है वो दोनों तरीके से चीजों को याद रखने का प्रयास करता है, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी और टेक्स्ट के फॉर्म में भी। तो आपका नोट्स जो है अब यहां पर परिपक्व तरीके से बन जाता है। मतलब ये एक स्मार्ट तरीका है नोट्स को बनाने का, क्योंकि आप मस्क्यूलर जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो भी हो रहा है, अपने हाथ से चीजें आप लिखें, कोशिश करें। और डिजिटल फॉर्म में अगर कोई चीज मिली है तो डिजिटल फॉर्म में भी कोशिश करें कि आप उसका जो है डिजिटल फॉर्मेट तैयार खुद कर रहे हो। तो जब आप अपने हिसाब से, अपने आप से जब कोई चीज करते हैं ना तो आधी चीजें तो उसी समय याद हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको नोट्स का रिवीजन करना है। जब हम नोट्स की बात कर रहे हैं बनाने की, तो नोट्स के रिवीजन की भी बात करेंगे, रिवीजन। अब आप इसको रिवीजन जरूर करें। अगर आपने नोट्स बना ली लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। और रिवीजन में मैं हमेशा आपको RRR फॉर्मूला देता हूं। RRR फॉर्मूला क्या है? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। R का मतलब डेली रिवीजन, R का मतलब वीकली रिवीजन, R का मतलब मंथली रिवीजन। लेकिन इस डेली, मंथली और वीकली रिवीजन के बीच में कुछ स्टेप्स आप और इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जब आपने पढ़ाई की तब आपका क्विक रिवीजन होना चाहिए। जैसे ही आपने आज टॉपिक पढ़ा, जैसे 6 से 8 का बैच, आपका 6 से 9 का बैच है शाम का, या फिर 8 से 11 का बैच है, टॉपिक खत्म हुआ, 1 घंटे आप इधर उधर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद तुरंत जो है अपना क्विक रिवीजन कीजिए। सेम डे रिवीजन, सेम डे रिवीजन जो है आपका क्विक रिवीजन के अंतर्गत आना चाहिए। वीकली रिवीजन के बीच में भी एक गैप आप 3 डेज के रिवीजन का दे सकते हैं, जिससे कि आपको एक वीक में बड़ा एक बोझ ना महसूस हो। 3 दिन में कितने ही टॉपिक पढ़ लिए होंगे आपने, तो 3 दिन के बीच में आप एक रिवीजन और करें और फिर आए वीकली रिवीजन पर। तो 1 दिन का रिवीजन हो गया, 3 दिन का रिवीजन हो गया और 7 डेज का रिवीजन हो गया। इसी तरीके की चीज आप अपनाते चलेंगे तो इस वाले वीक में भी आपको करनी पड़ेंगे। और फाइनली यहां पर आपको मंथली रिवीजन से पहले बीच में एक 15 डेज का रिवीजन रखना चाहिए। हाफ मंथली रिवीजन इसको कहते हैं, जिसमें केवल आपने जो 15 दिन में ये सारे प्रैक्टिस किए हैं उसको सनासन पढ़ जाना है, बस पढ़ जाना है। आप खुद सोच के देखो, डेली पढ़ा है, 3 दिन बाद पढ़ा है, 7 दिन बाद पढ़ा है, 15 दिन बाद पढ़ा है, तो कितना कम समय लगेगा। जितनी बार आप रिवीजन करते हैं ना उतनी बार समय कम लगता है। रिवीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, लोगों को लगता है अरे यार याद तो है, क्या करें रिवीजन। करो तब भी आप रिवीजन करो। अगर आप ये तरीका अपना लोगे ना और फिर जब मंथली रिवीजन की तरफ बढ़ोगे तो भाई इतना परफेक्ट हो चुकी होंगी चीजें, आपके जुबान पर रटी होंगी और उसके बहुत सारे डायमेंशंस आप ओपन कर चुके हैं। आप कंपेयर कीजिएगा डे 1 से मंथ वाले रिवीजन के समय पे, तो आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा था उससे कहीं ज्यादा डायमेंशंस अब हमारे पास में हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और एक चीज और मैं अंत में आपको बताना चाहूंगा, जो कि मुझे नोट्स में बतानी चाहिए थी, चीजें स्किप हो गई, मुझे अभी भी याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे आपने कोई नोट्स बनाया तो नोट्स बनाते समय आप जरूर ध्यान रखें कि आप अपने आप से कुछ चीजें पूछें
कि जो आप नोट्स बना रहे हैं, आपने 2 पेज नोट्स बना लिए हैं, अब 2 पेज नोट्स बनाने के बाद जब आप उसे देखें दोबारा से पलट करके, तो आपके मन में एक क्वेरी आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या यूपीएससी इस 2 पेज से कोई प्रश्न पूछ सकता है। और कोशिश करें कि आप ये टॉपिक अपने आप को समझाने का प्रयास करें। जैसे एक टीचर आपको पढ़ाता है, वैसे आप अपने आप को अपना टीचर बना करके पढ़ाएं। अगर आप खुद उसमें पढ़ा ले रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं, पेड बैचेस में हमारे साथ होते हैं, तो कुछ तो उनको क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो टॉपिक पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन स्वयं बना करके मुझे भेजते हैं कि सर ये हमने खुद से क्वेश्चन बनाया जो आपने टॉपिक पढ़ाया था, क्या ये क्वेश्चन सही है और क्या हमने इसका आंसर अप्रोच सही किया है। तो ये उनके अंदर कहां से डेवलप हो रहा है, वो यहीं से डेवलप हो रहा है, वो अपने आप को भी पढ़ा रहे हैं। और जब आप अपने आप को पढ़ाते हैं ना, तो डायमेंशन आपके बहुत सारे ओपन होते हैं, आप उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं। तो नोट्स से ये फायदा आपको मिलेगा। आप किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ें कि आपको किसी को पढ़ाना है, ऐसे समझें कि आप किसी को समझा रहे हो। इससे आपकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो समझ है ना, वो गहराई से हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है नोट्स बनाने का तरीका। इन तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एक बेहतरीन नोट्स जो है वो बन जाते हैं। लेकिन ये नोट्स तो बनेंगे तभी जब आपके पास अच्छा सा अच्छा सोर्स हो, और अच्छे से अच्छे सोर्स के लिए हमारे पास में बैचेस उपलब्ध हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू के बैचेस से जुड़ते हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स तो ऑलरेडी पहली बात तो मिल जाते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, और उस बनाने में जो हम लोग जो नोट्स देते हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि यार ये नोट्स कैसे बनाए गए, इसी तरीके से हमको भी बनाना है। तो आपके पास में एक आइडियल उदाहरण जो है मौजूद रहता है। ये जो बैच है इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, इसमें आपको रिकॉर्डिंग की क्लासेस मिल जाएंगी, जो लाइव क्लासेस हैं वही बाद में रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएंगी। इसमें आपको बुक्स वगैरह पूरी मिल जाएंगी, आप बुक्स परचेज करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। वही मैंने आपको कहा ना, सोर्स के लिए कुछ नहीं भटकना है। आपको इसमें पूरी सिलेबस की जो है जानकारी पूरी दी जाएगी। आपको समय समय पर जो है वो क्लास टेस्ट कराए जाएंगे, जो तभी संभव हो पाएंगे जब आपने रिवीजन किया होगा। इसका मतलब जो मैंने रिवीजन का फॉर्मूला बताया है उसको प्रैक्टिकली यहां पर लागू किया जाता है। क्लास टेस्ट होते हैं, ये आपके वीकली भी होते हैं और मंथली भी होते हैं। और इसमें अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस लेकर के आते हैं और टॉप 10 परफॉर्मर्स में से होते हैं, तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी पेपर कर रहे होते हैं, तो प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के एग्जाम से ठीक पहले हम आपको प्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम देते हैं। प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, पीआरपी इसको बोलते हैं हम लोग। पीआरपी में आपको हम अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं और वहां पर निःशुल्क तैयारी आपकी कराते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड होती है, प्रीलिम्स के एग्जाम से 2 महीने पहले। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स पास कर जाते हैं, तो आपकी फी जो है वो रिफंड हो जाती है, पूरी की पूरी फी रिफंड हो जाएगी, फुल फी रिफंड हो जाएगा। और जो मेंस की तैयारी है, उस मेंस की तैयारी के लिए हम आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम देंगे, उसी तरीके से जैसे प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। एक बार फिर से आप हमारे प्रेमाइस में आएंगे, रहना खाना सब यहां पर फ्री होगा, सब कुछ हम आपको देंगे, एकदम बढ़िया जो है आपको रूम्स अवेलेबल हैं, स्टडी रूम्स अवेलेबल हैं, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध है। वहां पर आप आकर के पढ़ेंगे और हमारी निगरानी में आपको क्वेश्चंस जो है यहां पर सॉल्व कराए जाएंगे, पढ़ने के तरीके सिखाए जाएंगे। फिर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें है। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी कहीं नहीं भटकना है। हम आपका जो डैफ है, DAF जो होता है, डिटेल एनालिसिस जो फॉर्म होता है, उसके बारे में ऊपर 200, 250, 300 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर करवाएंगे। फिर आपके 2 मॉक इंटरव्यूज यहीं पर होंगे। इंटरव्यू में किन चीजों से बचना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, वो सब कुछ आपको यहां पर सिखाया जाएगा, वो भी फ्री में। इन सब चीजों को आप चाहें तो फ्री में अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब तक आपको विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके एनरोल कराना है। 2028 के लिए ये आपका शुल्क है। 2027 के लिए, सॉरी 2027 के लिए। तो लॉन्ग टर्म बैच है, 45,999 मिल जाएगा आपको विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करने से। आप 2026 के लिए ले सकते हैं, 2027 के लिए भी ले सकते हैं, 2028 के लिए भी ले सकते हैं। सॉरी, ये 2028 के लिए, 2028 के लिए भी ले सकते हैं। तो जिसके लिए आप चाहें तो उसके लिए बैच ले सकते हो। ठीक है, बैच लेने के लिए आपको नीचे लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आएंगे। जिस भाषा में आपको लेना है, हिंदी, इंग्लिश, ऑप्शनल, कुछ भी लेना है, जैसे हिंदी लेना है तो आप जाइए। 2028 वाला बैच है तो 2028 पे क्लिक कर लें। इसमें फायदा ये होगा, आप जैसे इसको बाय नाउ करोगे, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर प्लैटिनम करके ऑप्शन आ रहा होगा। नीचे जाओगे तो 3 ऑफर्स अवेलेबल दिखाएगा, यहां पर जाना है और यहां पर लिखना है कोड विरद लाइव। क्या लिखना है कोड? VIRADLIVE। ये कोड लिखना है।
लिख करके अप्लाई कर देना है और आपको 7,000 का बिगेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 37,999 में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहां पर इससे भी ज्यादा कम प्राइस में आपको मिल रहा है, ये और अच्छी बात है, ये और अच्छी बात है। तो देखो यही है, विदत लाइव कोड लगाने से यही फायदा हुआ, आप 37,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कोर्स परचेज करने से पहले आप यहां पर जाकर के पीडीएफ जो है इसकी देख सकते हैं। एक मिनट, वापस चला गया तो ठीक है, स्टडी IQ IAS हिंदी में जाइए, 2028 के बैच पे क्लिक करें और यहां पर आप देख सकते हो पीडीएफ, ये पीडीएफ है, इस पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है जी। ये चीज आपको क्लियर रखनी है, इसका ध्यान रखना है। तो आप इसको आसानी से अवेल करें, विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करें और आसानी से आपको यहां पर सुविधाएं जो है वो मिल जाया करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, ये आप पढ़ सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको इसमें मिलेगा और हमारा जो टेलीग्राम है उसको आप नोट कर लें, ठीक है, VIRADLIVE, यही हमारा कोड है, यही हमारा टेलीग्राम है, यही हमारा इंस्टाग्राम है और virad.dubey@studiiq.com ये लगा देंगे तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप इस पे भी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको नोट्स बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, बनाइए अच्छे से नोट्स, तैयारी कीजिए। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।